इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में। अब जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा था, मैथ्स में अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस चीज़ को मैथ के अंदर, इनफैक्ट जावा के अंदर भी हम एक एक्सप्रेशन कहेंगे। एक एक्सप्रेशन के 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनके हमें थोड़े से नाम पता होने चाहिए। जैसे इसके अंदर ये जो ए है या जो बी है, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स, और ये जो प्लस है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। तो जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यहां पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहां पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का। तो जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है उसके ऑपरेंड्स, यानी किसके ऊपर हमने ऑपरेशन किया, किसको हमने ऐड किया, किसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, किसको हमने मल्टीप्लाई किया। ऑपरेंड्स यहां पर हो गए ए एंड बी। दूसरा मेजर हिस्सा होता है किसी भी एक्सप्रेशन का ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी वो सिंबल जो बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहां पर क्योंकि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ये प्लस साइन वहां का ऑपरेटर है। हो सकता है हम इसको ऐसे लिख देते कि डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहां पर ए और बी ऑपरेंड्स होते और माइनस का साइन हमारा क्या होता, हमारा ऑपरेटर होता। तो ऑपरेटर जावा के अंदर भी मैथ के ऑपरेटर्स की तरह ही होते हैं। ऑपरेटर्स जावा के अंदर वो सिंबल्स होते हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। जैसे ये प्लस कंपाइलर को बताता है कि हमें ऐड करना चाहिए। यहीं पर अगर a माइनस बी होता तो ये कंपाइलर को बताता कि हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। यहीं पर a मल्टीप्लाइड बाय b होता तो ये हमें बताता कि हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर a डिवाइडेड बाई b होता तो ये डिवाइड का साइन स्लैश बताता कि हमें डिवाइड करना चाहिए। इस तरीके से जावा के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। इनफैक्ट इसको समराइज करें तो जावा के अंदर इन टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। इनमें से सबसे पहला टाइप होता है हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिनके अपने खुद के सब टाइप्स होते हैं, बाइनरी एंड यूनरी। इसके अलावा एक और होता है टर्नरी, जिसको भी हम पढ़ रहे होंगे पर उसको हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पढ़ रहे होंगे, यानी अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। सेकंड टाइप होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। थर्ड टाइप होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। फोर्थ टाइप होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं इनको हम बिट मैनिपुलेशन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हल्का सा हाई लेवल हो जाएंगे अभी के लिए। तो इनको हम बिट मैनिपुलेशन में, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये सारी की सारी कहानी को हम बिट मैनिपुलेशन वाले सेक्शन में कवर करेंगे। उसके अलावा होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इन सारे ऑपरेटर्स को हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक एक को पढ़ेंगे, उनका मतलब समझेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे और ढेर सारा कोड लिखेंगे। बात करते हैं सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम आज तक यूज करते आए हैं, ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स को बनाते हैं एंड इन्हीं को हम जावा के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्लस 1-2 एडिशनल एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी हम सीख रहे होंगे। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स। ये वो नॉर्मल ऑपरेटर्स है जिनकी बात हमने मैथ के अंदर आज तक की है। बाइनरी कहने का मतलब है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसमें हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है जनरली 2। तो जब भी 2 ऑपरेंड्स होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे हमने सम कैलकुलेट किया था a प्लस बी, तो इसमें एक ऑपरेंड a था, एक ऑपरेंड b था। तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑपरेंड्स थे हमारे पास वो 2 थे। तो जहां पर भी जिस भी एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेंड्स आ जाते हैं, जिस भी ऑपरेटर के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए ही चाहिए। सम निकालेंगे तो कम से कम 2 नंबर्स चाहिए सम निकालने के लिए। ऐसे ऑपरेटर्स को हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और जहां पर हमें 2 नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, उनको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी का मतलब होता है सिंगल यूनिट। अब ये नए हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने बाइनरी ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स में एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5 का। अब सबसे पहले प्लस ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, हम सिंपली लिखेंगे a प्लस बी। तो ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। अगर हमें माइनस ऑपरेटर को यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी। तो ये हमें देगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाय b, और ये हमें क्या देगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 50। अगर हमें डिवाइड करना है तो यहां पर डिवाइड के लिए, क्योंकि ये वाला साइन हम यूज नहीं करते, जावा के अंदर डिवाइड के लिए यूज होता है स्लैश। तो हम लिखेंगे a स्लैश b। तो ये हमें डिवाइड करके दे देगा a डिवाइडेड बाय b's वैल्यू इज इक्वल टू
अब ये सारे बेसिक मैथ वाले हमने कवर कर लिए। इसके अलावा जावा के अंदर एक और स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, इसको हम नाम देते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो का काम होता है हमें रिमाइंडर ला कर देना। रिमाइंडर यानी जहां पर भी मैंने लिख दिया a%b, ये क्या करेगा, ये मॉड्यूलो कैलकुलेट करेगा, रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। यानी 10 मॉड्यूलो 5 मुझे 10 डिवाइडेड बाय 5 का रिमाइंडर देगा विच इज इक्वल टू 0। अगर यहीं पर मेरे पास कुछ और होता, जैसे 5 मॉड्यूलो 3 मुझे रिटर्न करके देगा 2। क्यों? क्योंकि अगर 5 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, -3 2, तो ये 2 रिमाइंडर जो होगा वो आउटपुट की तरह आ जाएगा। ये काम करता है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर एक नया ऑपरेटर है जो जावा के अंदर एग्जिस्ट करता है, C++ के अंदर एग्जिस्ट करता है, सी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर के लिए भी एक अलग ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, इसको हमें याद कर लेना चाहिए। इन 5 के 5 ऑपरेटर्स को एक बार हम कोड करके देख लेते हैं अपने नंबर्स के साथ A एंड B। सबसे पहले अपना एक इंटीजर A डिफाइन कर लेते हैं विच इज इक्वल टू, इनफैक्ट कैपिटल A इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 5। यहां पर हम प्रिंट करने वाले हैं सबसे पहले a प्लस बी को। सेम वे में हम प्रिंट करेंगे a माइनस बी को। और यहां पर अगर a प्लस बी के साथ मुझे मान लीजिए कोई और स्ट्रिंग भी ऐड करनी है, कुछ और भी साथ में प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं प्लस का साइन बीच में लगा दूंगी। ऐड इज इक्वल टू प्लस, तो मेरे लिए क्या होगा, ऐड इज इक्वल टू, तो वैसे का वैसा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा और a प्लस बी की वैल्यू मेरे लिए अलग से स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। तो ऐड इज इक्वल टू प्लस a प्लस बी। इनफैक्ट इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। हम रन करेंगे तो हमारे लिए आया ऐड का रिजल्ट इज इक्वल टू 15। तो ये ऐड इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हुआ एंड उसके बाद प्रिंट हुआ a प्लस बी, मतलब 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। यहीं पर हम प्रिंट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, यहां पर चेंज कर दिया a माइनस बी, तो ये प्रिंट हो गया सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 5 यानी 10 माइनस 5। अब प्रिंट कर सकते हैं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b, दिस इज इक्वल टू 50, यहां पर मल्टीप्लाई होना चाहिए था, एंड फाइनली डिवाइड a स्लैश b। तो यहां आ गया 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। एंड अगर मॉड्यूलो प्रिंट करना है, या इसको रिमाइंडर भी कह सकते हैं, रिमाइंडर अगर हमें प्रिंट करना है तो यहां आ जाएगा मॉड्यूलो का साइन यानी परसेंटेज का साइन, और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 यानी 5 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इस सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हमने यूज किए। बाइनरी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 ऑपरेंड्स हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए, एक a चाहिए और एक b चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर्स की। यूनरी ऑपरेटर्स को सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड चाहिए अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। यूनरी ऑपरेटर सुनने में बहुत नया, बहुत विचित्र सा, अजीब सा लग रहा होगा, पर यूनरी ऑपरेटर्स बहुत आसान होते हैं। इट्स बेसिकली अ सिंपल तरीका ऑफ राइटिंग a प्लस 1 इज इक्वल टू a। जब भी हम a प्लस 1 इज इक्वल टू a लिखना चाहते हैं, उसको हम a प्लस प्लस या प्लस प्लस a भी लिख सकते हैं। जब भी हम a इज इक्वल टू a माइनस 1 लिखना चाहते हैं, उसको हम a माइनस माइनस या माइनस माइनस a भी लिख सकते हैं। तो एक तरीके से जब हमारा फर्स्ट ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है बट सेकंड ऑपरेंड हमेशा 1 रहता है, तब हमें पता होता है कि हमें एक ही ऑपरेंड पे फंक्शन परफॉर्म करना है, मतलब हमें a पर ही काम करना है, दूसरा ऑपरेंड तो हमें पता ही है कि ऑटोमेटिकली 1 है, इसीलिए इसको यूनरी ऑपरेटर कह देते हैं। तो a प्लस 1 इज इक्वल टू a लिखने का सिंपल तरीका है a प्लस प्लस। मतलब आपको किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू को बढ़ाना है बाय 1 या घटाना है बाय 1, तो वहां पर या तो हम प्लस प्लस लिखेंगे या हम माइनस माइनस लिखेंगे। इस प्लस प्लस को हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये वैल्यू को इंक्रीज करता है, और इस माइनस माइनस को हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये वैल्यू को डिक्रीज करता है बाय 1। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं, इनमें भी अपने 2 सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 टाइप का होता है। सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट
एंड दूसरा टाइप होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक रूल फॉलो करता है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, सबसे पहले वैल्यू को चेंज करेगा, यानी जिस पर भी आपको यूनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसकी वैल्यू पहले चेंज होगी एंड उसके बाद वैल्यू यूज होगी। प्लस प्लस पहले है, मतलब पहले वैल्यू चेंज होगी उसके बाद वैल्यू यूज होगी। इसको कहने का क्या मतलब है, इसको कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट a इज इक्वल टू 10 और मैंने दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया b इज इक्वल टू प्लस प्लस a एंड फिर अगर मैं b को प्रिंट करवाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं a को प्रिंट करवा लेती हूँ, फिर मैं b को प्रिंट करवा लेती हूँ। तो यहाँ a की वैल्यू प्रिंट हुई 11 एंड b की वैल्यू भी प्रिंट हुई 11। तो इस स्टेटमेंट ने क्या किया, इस स्टेटमेंट ने a के अंदर इंक्रीज कर दिया बाय 1, तो a की वैल्यू 10 से बढ़कर 11 हो गई एंड फिर उसने वो 11 वैल्यू b को भी असाइन कर दी। इसको थोड़ा डायग्राम से भी समझते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डिफाइन किया a इज इक्वल टू 10, उसके बाद हमने लिखा इंट b इज इक्वल टू प्लस प्लस a। तो ये प्लस प्लस a का मतलब हमने समझ ही लिया था क्या है, इसका मतलब है a प्लस 1। a प्लस 1 जो वैल्यू है वो पहले चेंज होगी उसके बाद यूज होगी, यानी सबसे पहले मेमोरी के अंदर जहां पर भी a स्टोर्ड है और उसकी वैल्यू 10 है, पहले वो वैल्यू 10 कट के वहां पर 11 स्टोर होगा एंड उसके बाद b के अंदर जहां पर अभी कोई वैल्यू नहीं थी वहां पर भी जाकर सेम 11 स्टोर हो जाएगा। तो जब हमने प्रिंट किया a को तो हमारे लिए 11 प्रिंट हुआ और जब हमने प्रिंट किया b को तो वहां पर भी हमारे लिए 11 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले a की वैल्यू चेंज होगी फिर यूज होगी। सबसे पहले a खुद चेंज होगा फिर उसकी वैल्यू अपडेटेड वैल्यू 11 b की वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होगी। जब भी हम पहले चेंज करते हैं फिर बाद में यूज करते हैं उसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, यानी आपने पहले ही इंक्रीज कर दिया और बाद में उस वैल्यू को यूज किया। इसका दूसरा टाइप होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में ये जो प्लस प्लस होता है ये वेरिएबल के बाद आता है। पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल कहता है कि सबसे पहले हम जो भी पुरानी वैल्यू थी उसको यूज करेंगे और उसके बाद जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे। तो पहले वैल्यू यूज होगी, पहले वेरिएबल की पुरानी वैल्यू यूज होगी, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी। इसके लिए भी ये सेम कोड दोबारा लिखते हैं, बस इस बार हम a प्लस प्लस लिखेंगे यहां पर। इस कोड को अगर मैं कॉपी करूं और यहां पर मैं कर दूं a प्लस प्लस, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जब मैं a को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे लिए 11 प्रिंट होगा, बट b को प्रिंट करवाऊंगी तो वहां पर मेरे लिए प्रिंट होगा 10। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी जो मेमोरी है इसके अंदर अगर हम a प्लस प्लस करेंगे तो a को शुरुआत में 10 असाइंड है और जब ये a प्लस प्लस आएगा तो यहां पर a की वैल्यू a प्लस 1 होनी चाहिए, पर जावा वो a प्लस 1 करने से पहले b को बनाएगा। तो सबसे पहले b बनेगा, फिर b के अंदर जो a की वैल्यू है वो असाइन होगी, मतलब उसकी पुरानी वैल्यू यूज होगी। a की पुरानी वैल्यू है 10, तो सबसे पहले b के अंदर 10 ही चला जाएगा। उसके बाद a की वैल्यू चेंज होगी, मतलब जैसे b की वैल्यू असाइन होगी, b बनेगा मेमोरी के अंदर, उसके बाद a की वैल्यू चेंज होगी, यानी उसके बाद 10 से हटकर b के अंदर स्टोर हो जाएगा 11। फिर हम आएंगे नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में चेक करेंगे a की वैल्यू तो प्रिंट होगा 11, पर b की वैल्यू चेक करेंगे तो वो तो a इंक्रीमेंट होने से पहले असाइन हो गया था, तो वहां पर हमारे लिए प्रिंट होगा 10। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले हम पुरानी वैल्यू यूज करते हैं, मतलब b को बनाने के लिए a की पुरानी वैल्यू यूज हुई, उसके बाद हम वैल्यू को चेंज करते हैं, इसीलिए इसका नाम पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसीलिए इसमें जो प्लस प्लस है ये a के बाद में रखा जाता है। इसी सिमिलर मैनर में हमारे पास होते हैं हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यही रूल रहता है, प्री यानी पहले। तो पहले क्या होगा, पहले हमारी वैल्यू को चेंज किया जाएगा एंड उसके बाद हमारी जो नई अपडेटेड वैल्यू होगी उसको हम यूज करेंगे।
पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट में सबसे पहले हम अपनी पुरानी वैल्यू को यूज करेंगे एंड उसके बाद अपने वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज करेंगे या अपडेट करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैंने एक इंटीजर a लिया इज इक्वल टू 10, उसके बाद मैंने लिया इंटीजर b इज इक्वल टू माइनस माइनस a, एंड अगर मैं अब प्रिंट करवाऊं a की वैल्यू को एंड उसके बाद b की वैल्यू को, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आया है 9 एंड 9, क्योंकि माइनस माइनस ए यानी प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, पहले वैल्यू को चेंज करेगा, फिर हम उसको यूज करेंगे बी को बनाने के लिए। पर यहीं पर अगर माइनस माइनस ए की जगह ए माइनस माइनस हो जाता तो उस केस में क्या होता, उस केस में बी के अंदर तो 10 ही स्टोर होता, बस ए की वैल्यू चेंज हो जाती, क्योंकि बी को बनाने के लिए ए की पुरानी वैल्यू यानी 10 को यूज किया जाता। तो ये डिफरेंस होता है यूनरी इंक्रीमेंट एंड यूनरी डिक्रीमेंट में। इसमें भी प्री एंड पोस्ट का हमें खास ध्यान रखना है। अपने एक्सप्रेशंस में हम प्री यूज कर रहे हैं या पोस्ट यूज कर रहे हैं, कभी कभार वो हल्का सा चेंज ले आता है जिसकी वजह से पूरा कोड डिसरप्ट हो सकता है। इसीलिए अपने बेसिक्स को शुरुआत से ही बहुत क्लियर करके हमें रखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी या मैथ के अंदर देखा भी होगा, ऐसे टाइप के एक्सप्रेशंस, a इज ग्रेटर देन b या b इज ग्रेटर देन c या फिर हमारा 3 इज ग्रेटर देन 2। ये यूनिवर्सल लॉ है। 1 इज लेस देन 5, ये भी यूनिवर्सल लॉ है। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो एक दूसरे में रिलेशन पता करते हैं, कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। अब जावा के अंदर जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनमें से सबसे पहला होता है इक्वल टू ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को इक्वल है या नहीं चेक करने के लिए। अब मैथ के अंदर तो हम सिंपली लिख देते थे a इज इक्वल टू बी या 5 इज इक्वल टू 2, बट जावा के अंदर जैसे ही आप a इज इक्वल टू बी कर देंगे ये चेक नहीं करेगा कंडीशन को, बल्कि जावा क्या करेगा, b की वैल्यू को a के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये जो इक्वल टू है ये एक रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होता जावा के अंदर, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। राइट से उठा के वैल्यू लेफ्ट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए जावा के अंदर अगर हमें चेक करना है कि एक वैल्यू a दूसरी वैल्यू b के बराबर है या नहीं है, तो उस केस में हम यूज करते हैं डबल इक्वल टू का। a इक्वल टू बी, अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है तो ये मुझे रिटर्न करके देगा फॉल्स। लेकिन अगर मैंने लिखा a इक्वल टू बी, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू भी 10 है तो ये मुझे रिटर्न करके देगा ट्रू। तो इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है कि दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। इसके लिए कोड भी लिख लेते हैं। इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 5, और हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, system.out.println a इक्वल टू b। अब जब हम इसे लिखकर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे लिए प्रिंट होगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं इस b को भी 10 बना दूं तो उस केस में a की वैल्यू भी 10 होगी, b की वैल्यू भी 10 होगी और दोनों इक्वल होंगे, तो उस केस में हमारे लिए प्रिंट होने वाला है ट्रू। सेकेंड ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, वो है हमारा नॉट इक्वल टू। जहां पर भी जावा में आपको एक एक्सक्लेमेशन दिखे ऑपरेटर्स में, उसको हम पढ़ते हैं एज नॉट, NOT, नॉट। तो नॉट इक्वल टू के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा नॉट इक्वल टू या इनइक्वालिटी को चेक करेगा कि दो वैल्यूज, मतलब ये इक्वल टू के बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट देगा। अगर a नॉट इक्वल टू बी में लिख दूं जहां पर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो ये मुझे रिटर्न करके देगा ट्रू कि हाँ भाई आपने सही बोला, a जो है वो b के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं a पर 10 ले दूं और b की वैल्यू भी 10 हो और वहां पर मैं चेक करूं क्या a नॉट इक्वल टू b है, तो उसमें रिटर्न करेगा ये फॉल्स कि आपने सही नहीं बोला। आप कह रहे हो a b के इक्वल नहीं है पर a तो b के इक्वल है। तो ये बिल्कुल इक्वल टू के ऑपोजिट रिजल्ट देता है। इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है a इज इक्वल टू 10, यहाँ लिया है b इज इक्वल टू 10। हम क्या करने वाले हैं, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू यानी नॉट इक्वल टू b, तो इसका ये आउटपुट हमें देगा एज फॉल्स। और अगर मैं इसको 5 बना दूं, इनको अनइक्वल बना दूं, उसके बाद मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ट्रू।
नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर होता है ग्रेटर। ग्रेटर बहुत ही इंट्यूटिव है, बिल्कुल देखते ही समझ आ जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू a इज ग्रेटर देन b मैंने लिख दिया, जहां पर a की वैल्यू मैं 10 दे दूं, b की वैल्यू 5 दे दूं। अब ये 10 5 मैं इसलिए यूज कर रही हूं ताकि बहुत आसानी से हमें एग्जाम्पल समझ में आ जाए। आप इनकी जगह 20 25 कुछ भी ले सकते हैं। अगर a के अंदर 10 है और b के अंदर 5 है, तो यहाँ पर मुझे पता है 10 इज ग्रेटर देन 5, मतलब ये स्टेटमेंट सच है। तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे रिटर्न करके दे देगा ट्रू। लेकिन अगर a के अंदर मैंने 20 डाल दिया और उसको मैंने बोला इट इज ग्रेटर देन 50, b के अंदर 50 डाला, तो ये फिर मुझे दे देगा फॉल्स रिटर्न करके। मान लीजिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है और यहां मैंने किया ग्रेटर, तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में रिटर्न कर देगा ट्रू। लेकिन यहीं पर अगर मैंने b ग्रेटर देन a दे दिया, तो उस केस में मुझे रिटर्न करके देगा फॉल्स। अब इसी के सेम तरीके से होता है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर क्या करेगा, लेस देन ऑपरेटर अगर मेरे पास यहीं पर a लेस देन b होता फॉर 10 लेस देन 5, तो ये रिटर्न करता मेरे कोड में फॉल्स। और यहीं पर अगर मेरे पास a लेस देन b होता जहां पर 20 लेस देन 50 मैं कहने की कोशिश कर रही हूं, तो वहां पर मुझे रिटर्न करके देता ट्रू। इसको भी कोड कर लेते हैं। अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है और मैं कह रही हूं b इज लेस देन a, यानी 5 इज लेस देन 10, तो 5 10 से कम ही होता है, तो इस केस में रिटर्न करेगा ट्रू। और यहीं पर इसको मैं उल्टा कर दूं, यानी कह दूं a इज लेस देन b, यानी 10 5 से छोटा है, तो वो तो ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उस केस में प्रिंट करवा देगा फॉल्स, यानी झूठ। अब इन्हीं से मिलते जुलते रिलेशनल ऑपरेटर्स में दो ऑपरेटर्स और आते हैं। इनमें से पहला है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये अब इक्वल टू की कंडीशन को भी चेक करता है। इक्वल टू की कंडीशन को चेक करके बहुत इंट्यूटिव है इनको यूज करना। जैसे यहां पर a की वैल्यू है 10, अगर मैं b को भी 10 कह दूं और फिर मैं कहूं a इज लेस देन b, तो उस केस में तो ये फॉल्स दे देगा। बट अगर मैं कहूं a इज लेस देन इक्वल टू b, तो उस केस में मुझे मिलेगा ट्रू, क्योंकि ये इक्वालिटी को भी चेक कर रहा है। ऐसे ही मैं ग्रेटर देन इक्वल टू b बोलूं तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि अब ग्रेटर देन भी चेक कर रहा है और इज इक्वल टू भी चेक कर रहा है। तो इसी तरीके से ये 6 टोटल रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम टाइम टू टाइम यूज कर रहे होंगे। हमें पता होना चाहिए कि कौन से एक्सप्रेशन में हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से एक्सप्रेशन में हम फॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अभी तक हम असाइनमेंट ऑपरेटर का एक टाइप देख चुके हैं, अभी इसके बाकी फॉर्मेशंस भी हम देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इज बेसिकली, अगर मैंने a इज इक्वल टू b लिख दिया, तो जावा क्या करेगा, राइट में आपने जो भी लिखा है उसकी वैल्यू लेफ्ट में जाके असाइन कर देगा। और ये जो इक्वल टू है इसको हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता है इक्वल टू। जैसे ही मैंने a इक्वल टू b लिखा, तो मेरे a के अंदर b की वैल्यू आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू अगर 10 थी तो वो कट के मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू भी 5 बन जाएगी। ये हम अभी तक आकर बहुत बार देखते आए हुए हैं, बट इस बार हम एक डिफरेंट वेरिएशन एक्सप्लोर करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का। अगर कभी मुझे ऐसा लिखना हुआ a इज इक्वल टू a प्लस 10 या b इज इक्वल टू b माइनस 5, तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख सकती हूं a प्लस इक्वल टू 10, एंड इस स्टेटमेंट को मैं चेंज करके लिख सकती हूं b माइनस इक्वल टू 5। तो ये बस एक छोटा तरीका है सेम असाइनमेंट को लिखने का, जहां पर भी असाइनमेंट आ जाता है और ऑपरेंड सेम रहता है, सिर्फ एक वेरिएबल वैल्यू आती है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं प्लस इक्वल टू, एंड जहां पर माइनस हो रहा है, सेम ऑपरेंड में से कुछ माइनस हो रहा है, सेम वेरिएबल में से कुछ माइनस हो रहा है और उसी वेरिएबल को असाइन हो रहा है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं b माइनस इज इक्वल टू 5। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है इंट a इज इक्वल टू 10 और मुझे अगर प्रिंट करवाना है system.out.println इसी a को, बस इसकी वैल्यू को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू a प्लस 10, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो a है वो 20 की तरह मेरे लिए प्रिंट हो जाएगा। पर यहीं पर अगर मैं इसे कर दूं कमेंट और यहां मैं लिख दूं प्लस इक्वल टू 10,
तो उस केस में भी जावा मुझे सेम आउटपुट रिटर्न करेगा विच इज 20। तो इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट मैं बताऊं तो ये वाली स्टेटमेंट ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होगी, जावा ज्यादा स्पीड के साथ इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये स्पीड बहुत ज़्यादा नैनो सेकेंड्स में एग्जीक्यूशन में फास्टर होगी, इसीलिए हमें अभी नहीं दिखेगी। पर अगर आप बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, आगे जाकर बड़े बड़े कोड लिखेंगे अपने इंटरव्यूज़ के लिए या फिर अपने कोडिंग टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर इट्स एडवाइजेबल कि आप इस स्टेटमेंट की जगह इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, तो ये फास्टर एग्जीक्यूशन आपको देगी। उसके अलावा एक और वेरिएशन चेक कर लेते हैं कि इंट b इज इक्वल टू 5। अब मुझे अगर करना है b इज इक्वल टू b -5, तो ये मुझे पता है क्या वैल्यू देगा। फाइनल b की वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो मेरे पास प्रिंट होकर आने वाला है 0। वहीं पर इस स्टेटमेंट को चेंज करके अगर मैं लिख दूँ b -5 एंड फिर मैं b को प्रिंट करवाऊँ, तो उस केस में मेरे पास प्रिंट होगा 0 ही। मतलब इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। इनफैक्ट मतलब सेम है, बट दिस स्टेटमेंट इज अ लिटिल बिट फास्टर। एंड जिस सेम तरीके से हम ये प्लस इक्वल टू लिख रहे हैं या माइनस इक्वल टू लिख रहे हैं, उसी सेम तरीके से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कर दूं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा उस केस में? इसका मतलब हो जाएगा b इज इक्वल टू, ये सारा मैं कर देती हूं इरेज ताकि अच्छे से समझ आए। मैंने लिया इंटीजर b इज इक्वल टू 5, फिर मैंने लिखा b मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 25, तो इसीलिए फाइनली प्रिंट हुआ 25। यहीं पर अगर मैं डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने यहां पर किया डिवाइड इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 5 विच विल गिव मी 1। इसको हम मॉड्यूलो भी कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। b को b से डिवाइड किया, मतलब 5 को 5 से डिवाइड किया, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास? उसका रिमाइंडर आएगा 0, तो फाइनल आउटपुट आए 0। तो इस तरीके से हमने सारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनको कवर कर लिया है। इनको डे टू डे जो हम डिफरेंट आगे जाकर बहुत सारे कोड लिखने वाले हैं, बहुत सारे प्रोग्राम लिखने वाले हैं, बहुत सारा लॉजिक बिल्डअप करने वाले हैं, उन कोड्स के अंदर इन सारे के सारे ऑपरेटर्स को हम एक एक करके यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जो काम करते हैं चेक करने का हमारे प्रोग्राम के लॉजिक को। तो हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जैसे पहली स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन ट्रू। ये स्टेटमेंट मुझे क्या देगी? ये स्टेटमेंट मुझे देगी ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं 1 इज नॉट इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट मुझे देगी फॉल्स। तीसरी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं 5 इज लेस देन 10। ये स्टेटमेंट भी मुझे देगी ट्रू। इस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 3। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स हमारे कोड के अंदर हो सकती है। अब अगर इन स्टेटमेंट्स पर बेस्ड हमें कोई लॉजिक बनाना है अपने प्रोग्राम में, तो उसको हम बनाते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड लिखने के लिए हमें 2 एम्परसेंड लगाने पड़ते हैं, यानी आपके कीबोर्ड पर जो एंड का साइन है उसको 2 बार लिखना पड़ता है, एंड। इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड। अगर गलती से आप सिंगल एंड लगा देंगे तो वो बिटवाइज ऑपरेटर बन जाएगा, जिससे आपके कोड में एरर आ सकता है। तो सिंगल एंड नहीं लगाना, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमेशा डबल एंड, डबल पाइप इस तरीके से यूज होता है। तो लॉजिकल एंड का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपकी जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट ट्रू है, इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, और ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर मेरी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और मेरी स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, तो मेरा फाइनल आंसर ट्रू आएगा। अगर मेरी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और मेरी स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो मेरा फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। अगर मेरी स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और मेरी स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तो भी मेरा फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। और अगर ये दोनों फॉल्स हैं,
तो भी मेरा फाइनल आंसर फॉल्स ही आएगा। लॉजिकल एंड कहता है कि अगर मेरी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तभी मेरा फाइनल आंसर ट्रू आएगा, बाकी सारे केसेस में मेरा फाइनल आंसर फॉल्स आने वाला है। ये लॉजिकल एंड का रूल है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है या आईटी या ईसी बैकग्राउंड से है तो लॉजिकल गेट्स सुने होंगे। लॉजिकल गेट्स जिनसे काफ़ी सारी मशीन्स बनती हैं, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर भी यूज़ होते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर का जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट ऐसे ही ऑपरेटर्स से बना हुआ है। तो इन रूल्स को हमें ध्यान रखना है। क्या कंडीशन है एंड की? एंड की ये कंडीशन है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी एंड हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ये हमें याद रखना है। तो लॉजिकल एंड कहता है कि अगर मैं स्टेटमेंट 1 लूँ और स्टेटमेंट 2 लूँ और उसके बीच में एंड लगा दूँ और यहाँ पर ट्रू हो, यहाँ पर ट्रू हो, तभी मेरा फाइनल आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। बाकी केसेस में वो फाइनल आउटपुट फॉल्स आ रहा होगा। इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में भी देख लेते हैं कोड करके। सीधा हम प्रिंट करवाने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 मान लीजिए 3 ग्रेटर देन 2। अब ये 3 ग्रेटर देन 2, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है हमें पता ही है कि ट्रू है ये स्टेटमेंट, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ मैं लगा दूँ एंड थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ मैं क्लैरिटी के लिए, और दूसरी स्टेटमेंट लिखूँ 5 ग्रेटर देन 0। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है 3 ग्रेटर देन 2 ये भी ट्रू है, 5 ग्रेटर देन 0 ये भी ट्रू है। दोनों के बीच में मैंने लॉजिकल एंड लगा दिया है और इसको मैं सेव करके अब अगर रन करूं तो मेरे लिए फाइनल आउटपुट आएगा ट्रू। अब यहीं पर इस स्टेटमेंट को अगर मैं फॉल्स बना दूं, यानी 3 इज लेस देन 2, ये मुझे पता है ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उस केस में मेरे लिए आउटपुट आएगा फॉल्स। और इस स्टेटमेंट को अगर मैं ट्रू बना दूं, इसको फॉल्स बना दूं, फॉल्स कैसे बनाया? 5 को लेस देन 0 मैंने कह दिया, तो भी मेरे लिए आउटपुट आएगा फॉल्स। और अगर दोनों को मैं फॉल्स बना दूं एंड उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूं तो भी आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तभी हमें लॉजिकल एंड ट्रू रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल और की। लॉजिकल और के रूल्स ये कहते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, आंसर। स्टेटमेंट 1 अगर ट्रू हो और स्टेटमेंट 2 ट्रू हो तो फाइनल आंसर हमारा होना चाहिए ट्रू। अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है तो उस केस में फाइनल आंसर ट्रू ही होता है। अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो उस केस में भी फाइनल आंसर ट्रू होगा। और अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है, तो उस केस में फाइनल आंसर आने वाला है फॉल्स। यानी लॉजिकल और कहता है कि जिस केस में आपकी दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तभी आपका फाइनल आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारे केसेस में हमारे लिए फाइनल आंसर ट्रू रिटर्न होगा। इसको अगर जनरलाइज करके लिखें तो अगर स्टेटमेंट 1 और ये जो हम यहाँ पर और का साइन लगाएंगे, ये पाइप ऑपरेटर होता है। पाइप मतलब सिंगल जो स्ट्रेट लाइन होती है आपके कीबोर्ड के ऊपर बनी होगी, इसको हमें 2 बार प्रेस करना है। और इसको हम और कहेंगे। स्टेटमेंट 2 अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तभी हमें फॉल्स रिटर्न होगा। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू बन जाए तो हमें ट्रू मिल जाएगा। इसको भी कोड लिखकर एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या देंगे? एक फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं 3 लेस देन 2 और दूसरी फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं 5 लेस देन 2। ये दोनों फॉल्स हैं। फॉल्स हमें क्या रिटर्न करेगा? एंड की जगह हम दे देते हैं और ऑपरेटर। तो फॉल्स और फॉल्स हमें रिटर्न करके देता है फॉल्स। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, यानी 3 ग्रेटर देन 2 हमें ट्रू रिटर्न करेगा, तो उस केस में फाइनल आंसर आ जाएगा ट्रू। या इसको भी वापस से फॉल्स कर दूं एंड 5 को ग्रेटर देन 0 में कह दूं, एक स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया, तो उस केस में भी रिटर्न करेगा ट्रू। एंड दोनों को अगर मैं ट्रू कर दूं तो ट्रू और ट्रू इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रू। बहुत लॉजिकल सी चीज है। एंड जब भी लिखते हैं तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए ट्रू बनाने के लिए, और जब भी लिखते हैं तो दोनों में से कोई भी एक हो तो चल जाएगा, तो आपका आंसर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है लॉजिकल एंड।
आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट है उसको फॉल्स बना देगा, अगर आपके पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है उसको ट्रू बना देगा। यानी अगर आपने स्टेटमेंट के सामने लॉजिकल एंड लगा दिया, इसको हम नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं, नॉट ऑपरेटर, या इसको हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो अगर आपने ये एक्सक्लेमेशन कहीं भी लगा दिया, लॉजिकल नॉट किसी भी स्टेटमेंट के सामने लगा दिया, तो स्टेटमेंट का जो अंदर का ट्रू फॉल्स वैल्यू है वो कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगी। इसका अगर हमें टेबल बनाना होगा, लॉजिकल नॉट का अगर रूल्स टेबल बने तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है एंड फाइनल आंसर है। अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू है तो लॉजिकल नॉट उसे फॉल्स बना देगा, और अगर हमारे पास फॉल्स वैल्यू है तो लॉजिकल नॉट उसे ट्रू बना देगा। इसको भी देख लेते हैं, इसको सिंगल स्टेटमेंट पर अप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पर अब हमें 2 स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, सिंगल स्टेटमेंट पर कर सकते हैं अप्लाई। 3 ग्रेटर देन 2, मुझे पता है 3 ग्रेटर देन 2 मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, पर यहां पर अगर मैंने लॉजिकल नॉट लगा दिया तो आंसर रिटर्न होकर आएगा फॉल्स। वहीं पर 0 ग्रेटर देन 5, यानी ये वैल्यू फॉल्स है, पर यहां पर मैंने नॉट लगा दिया तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा और यहां प्रिंट हो जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का असली जो यूजेज है वो अभी हमें लग रहा होगा कि हाँ ठीक है ऑपरेटर्स हैं, पर एक बार हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जिसमें हम इफ एल्स की बात कर रहे होंगे, स्विच की बात कर रहे होंगे, इस तरीके की चीज़ें जब हम पढ़ रहे होंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इन सब का यूजेज देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव है। ऐसा नहीं है कि लॉजिक समझना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मैथ के जैसी छोटी छोटी चीजें हैं। और मैथ में हमें पता ही है 3 2 से बड़ा होता ही होता है, 5 0 से बड़ा होता ही होता है, -1 6 से छोटा होता ही होता है। तो ऐसी बहुत बेसिक चीज़ों को हम पढ़ रहे होंगे, इन्हीं को कोड में रिप्रेजेंट करने का हम बहुत बेसिक, बहुत कोर तरीका भी सीख रहे हैं।